के त्योहार में लिट चौक में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़ा ही मज़े की बात है और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज मैं ऐसे व्यक्ति के साथ इस मंच पर बैठा हूँ जो हमारे सामने ये सारे युवा तरुणाई दिख रही है। आप लोगों के लिए, आप लोगों में से कई लोगों के लिए यह आइडल के रूप में हैं। अपनी बातों से, अपनी ज्ञान से यह हमारे देश के हर युवा के दिल में बसे हैं। यूट्यूब के माध्यम से मिलियंस एंड मिलियंस तक पहुंचते हैं। जितने इनके चाहने वाले हैं उतने इनको ट्रोल करने वाले भी हैं मेरे ख्याल से। पर और इसको इसको यह बड़े प्रेम से पैरासाइट फेम बोल के टाल देते हैं। ऐसे सम्मानीय अवध ओझा जी का मैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, मालवा की इस भूमि में, माता अहिल्या की भूमि में और आप सभी हमारे इंदौर के प्यारे दोस्तों के बीच में स्वागत करता हूं। एक बार बहुत जोर से ताली बजाइएगा इनके लिए फिर से। ये अभी भोपाल से आ रहे हैं, और मैं भी भोपाल से आ रहा हूं, पर इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंदौर भोपाल से ज़रा भी कम है। इसलिए एक बार जोर से आवाज़ आनी चाहिए और भोपाल तक जानी चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम सब लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपको सुनते हैं, आप सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तब भी आपको सुनते हैं, और जब आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो आपके ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस भी पता चलते हैं। आज जो मेरा सबसे पहला निवेदन है वो आपसे ये है कि आप गोंडा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली की अपनी यात्रा के बारे में कुछ थोड़ा सा हम सबके साथ शेयर करें, जो शायद पहले लोगों ने ना सुना हो, या सुना भी हो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। गोंडा से इलाहाबाद की जो जर्नी है उसमें 10% बता पाएंगे, क्योंकि 90 बताए तो फिर मुकदमा हो जाएगा। अभी मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, फोर्थ लॉ। अपने जीवन के किसी भी हिस्से को कभी मत छुपाओ, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारी अच्छाई देखती है ना तुम्हारी बुराई देखती है, तुम्हारी उपयोगिता देखती है। उपयोगिता, यूटिलिटी। तुम इतने डरे हुए रहते हो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं भैया मेरी करो। बेइज्जती हो जितनी कुछ नहीं होती। और हिंसा को दिल में रखकर अहिंसा को जबान पर रखो। बातें सिर्फ अहिंसा की करनी है, बातें। तो ये सब कोई ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी यूटिलिटी पे काम करिए, अपनी शक्ति पर काम करिए। हम सब अपनी जिंदगी को सेंसेस से शुरू करते हैं, इंद्रियों से शुरू करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, करने चाहिए। जो नहीं करते वो बेचारे असाइलम चले जाते हैं, बुढ़ापे में करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में, उन्होंने 54 साल की उम्र में सिगरेट पीने सीखा। मैंने खत्म हो चुके हो तुम। मैंने कहा हम नर्सरी में जानते थे कितनी तरह की सिगरेट आती है, तुम यार गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो गोंडा की एक अलग जिंदगी है। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, फोर्थ लॉ। उसमें मैंने एक फोटो बनाई अंगुलीमाल की, फिर उसके बगल में अपनी एक फोटो बनाई। तो गोंडा से अंगुलीमाल निकला और इलाहाबाद पहुंचा। और इलाहाबाद जब पहुंचा तो इसलिए हमारे देश में कुछ चीजें बहुत प्यारी हैं। इलाहाबाद में मुझे 4 चीजें मिली, और अगर वो 4 चीजों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी भी जिंदगी क्रांतिकारी ढंग से बदलेगी। बड़ा प्यारा शब्द है क्रांति। आपने तो इतिहास में सुना होगा, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। पर क्रांति बहुत प्यारा शब्द है। और पहली चीज जो वहां मिली वह है संगति। बहुत प्यारी चीज, जिंदगी में इतनी प्यारी चीज है संगति। सिर्फ संगति ही अगर आपकी सही हो जाए, हनुमान जी जैसे प्रभु राम की संगति में आए, भगवान हो गए। संगति इतनी प्यारी चीज होती है। तो इलाहाबाद में जब मैं प्रयागराज में पहुंचा तो वहां मुझे संगति मिली, अच्छे शिक्षक मिले। एच.एस. उपाध्याय सर का मैं हर जगह नाम लेता हूं। एक ऐसे शिक्षक जिनकी क्लास में मैं खुद जाकर बैठता था, इतना मजा आता था पढ़ाई करने में। वहां पे दूसरी चीज जो मुझे मिली वो साहित्य मिली। आज भोपाल में मुझसे एक लड़के ने पूछा, मैं डिप्रेशन में रहता हूं। मैंने कहा अकेले में मत मिलना, बहुत मार मारेंगे तुम। कितनी उम्र है तुम्हारी? भैया हम सब होते हैं। ये जिंदगी, जवानी बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध।
भाई बचपन में जब तुम नर्सरी में थे और तुमसे कोई पूछता था कि क्या करोगे फ्यूचर में, तो टेंशन नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था ये पागल पता नहीं क्या पूछ रहा है। फिर वो पापा मम्मी बता देते थे कि बताते इंजीनियर बनेंगे जी, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन अब जब कोई पूछता है अब क्या करोगे, तो प्रेशर होता है। जवानी मतलब स्ट्रेस, प्रेशर, चैलेंजेस सारे फ्रंट पे। इस वक्त तुम्हें लड़ने के लिए ताकत चाहिए। ताकत जैसे पेट को प्रोटीन चाहिए, इसको भी चाहिए। इसका प्रोटीन क्या है? भक्ति रस, वीर रस। तुम साहित्य तुमने पढ़ना ही छोड़ दिया। इंडिया का इतना रिच लिटरेचर है, लिटरेचर। मैं तभी तो कहता हूं अपने वीडियोस में कि यार जीवनियां पढ़ो। जीवनियां पढ़ोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या पता चलेगी कि महानता सिर्फ एक चीज से मिलती है, संघर्ष करने से। जो भी श्री राम की तरह घर से निकला वो प्रभु राम बनकर वापस आया। संघर्ष करना ही पड़ेगा। और तुम संघर्ष करने के लिए, अब संघर्ष करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अब कभी कभी हमें भी लगता है, जैसे अभी सर ने कहा कि लोग मुझे बहुत ट्रोल करते हैं, कुछ तो मैं करवाता भी हूं। जब काफी दिन बीत जाता तो मुझे लगता है यार हंगामा नहीं हो रहा यार। फिर हिंदुस्तान की पब्लिक है, उसने सोचा मास्टर है, तो एक बार रात में धमकी वमकी दी, गाली। पहली बार तो गाली सुना मैंने फोन में, मुझे कहा यार गाली कौन दे रहा है। और 2 बज रहे रात के, तो फिर मैंने मुंह धुला, फिर माया, फिर मैंने दोबारा घंटी बजी, फिर उठाया, फिर उसने गाली दिया। फिर मैंने कहा रुक। फिर मैंने उसको 1 मिनट में कम से कम 2.5 लाख गाली दी। फिर उसने मुझसे कहा अरे भाई साहब आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक्सीडेंटल टीचर हूं, मुझसे बदतमीजी मत करना। तो प्रभु की इच्छा थी, मालिक ने, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि जाओ भैया कुछ पढ़ा दो। मैंने कहा जी पढ़ा देता हूं। तो साहित्य पढ़ो। जब तुम थोड़ा सा नीचे आते हो, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। ऐसा नहीं कि 24 आवर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, कभी कभी 40 भी होता है यार, 60 भी होता है। तो इसको भी रस चाहिए। तो तुमने जब दिनकर को उठाया और दिनकर की वो 4 लाइनें तुमने पढ़ी कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, तो तुम जब एक कमरे के मकान में रहते हो तुम्हें लगता है कि मैं बाज हूं। जब तुम वो लाइन पढ़ते हो कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर अवध ओझा आए कुछ और निखर। भैया सिर्फ इसको प्रोटीन नहीं देना, इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं देना, इसको भी देना है। और वो कहां पे? साहित्य में है। तो सत्संग अच्छा करो, साहित्य अच्छा करो, संगीत अच्छा सुनो यार। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। तुम यार सुनते हो वो गाने हैं कि मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुस गए। तुम यार कम से कम संगीत की क्वालिटी तो अच्छी करो यार। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ऐसे संगीत सुनो। तो अपना तीसरा दोस्त तुम संगीत को बनाओ, और चौथा कोई अच्छा सा गुरु ढूंढ लो, गोली वोली चलाने वाला। देखो भैया हमको मत बोलो, यहाँ बहुत हैं, हम तो इससे बचना चाहते हैं कि भैया देखो हम कुछ चीजें मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, मुझे उसके रिजल्ट मिले। मुझे कुछ, जैसे मैं बार बार क्या कहता हूँ, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एक वर्ड जो मुझे समझ में आया, आज मैंने भोपाल में एक लड़के से पूछा, मैंने कहा किडनी पे गाना सुना? बोला नहीं सुना। मैंने कहा तुमने गर्लफ्रेंड है? तो मुस्कुराया। मैंने कहा अच्छा बता नहीं रहे हो। तो मैंने कहा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हो कि तू मेरी किडनी में रहती है? कह रहा है नहीं सर। सोचो, किडनी फेल हो जाए ट्रांसप्लांट कर लो, लीवर फेल हो जाए ट्रांसप्लांट कर लो, पैनक्रिया फेल हो जाए एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया तो तुम गए। तुम्हारी जितनी यूटिलिटी उतनी तुम्हारी बाजार में कीमत। यूटिलिटी पे काम करो, शक्ति पे काम करो, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। या तो जिम जाओ, या मंदिर जाओ, या लाइब्रेरी जाओ, बाकी कहीं मत जाओ। और 4 S, 4 साहित्य, संगीत, सत्संग और सदगुरु, 4 S पकड़ लो। यही भैया मेरे जीवन का मूल मंत्र है।
इससे मुझे बहुत कुछ मिला और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सर एस की आपने अभी बात करी, तो एक एस इक्वल्स टू एस वाला फॉर्मूला आप बढ़ा देते हैं, सक्सेस इक्वल्स टू स्ट्रगल वाला। तो जो मेरा पहला प्रश्न था आपसे गोंडा, इलाहाबाद और दिल्ली का, तो मैं आपकी स्ट्रगल्स जानना चाह रहा था, क्योंकि गोंडा में मेरे को मालूम है कि एक गोली कांड हुआ, उसमें आपने खूब गोलियां चलाई और ये आप पब्लिक में बता चुके हैं, जिसके बाद आपको घर में बंद कर दिया गया, फिर आप पढ़ाई के लिए इलाहाबाद निकले, और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जरूर आपको एक गोली वाले से नहीं नहीं नहीं, गोली भैया देखो, हमारे देश में बहुत अच्छा देश है हमारा, लेकिन हमारे देश में एक कई सारे नेगेटिव चीज है। उसमें एक नेगेटिव चीज ये है कि आपको जो आदमी कमजोर है ना उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। अगर आपके गांव से रिलेशन होंगे, आप देखो गांव में क्या स्थिति चल रही है। मतलब जो भी आदमी सज्जन है, सब मैंने तो देखा, लोगों को सोसाइटी में देखा, मोहल्ले में देखा। मैंने एक बार अपनी गाड़ी पार्क कर दी, गलती से किसी के पार्किंग में खड़ी कर दी, वो भाई साहब मेरे घर पे चढ़ाए और दरवाजा पीटा उन्होंने। और मैं निकला, मैंने कहा जी भाई साहब, बोले यार बदतमीज कह के तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी। मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई। वो गुस्से में एकदम बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ब्रीड कौन सी है? जर्मन शेपर्ड, शिट्जू, शेन बर्नार्ड, क्योंकि ब्रीड के हिसाब से ही कुत्ते को ट्रेन किया जाता है। तो भैया सवाल ये है ना कि आप किससे संघर्ष की, जो मैं बार बार बात, मुझे कुछ चीज, मैंने कहा ना कुछ चीजें मुझे एक्सप्लिसिटली लाइफ में क्लियर हो गई। जैसे मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं किसी को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता। मोटिवेशन इज फॉर अ टाइम बीइंग। हमारे देश में एक वर्ड है तपस्या। भाई साहब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे जूलॉजी और बॉटनी में फर्क नहीं पता था। लेकिन मैं न्यूक्लियर फ्यूजन यहां समझा सकता हूं। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, हो सकता है कंपाउंड की डिफिनेशन ना बता पाए। मैं पूछूंगा नहीं किसी से। तो फिर आखिर कैसे ये हुआ? संघर्ष की एक रिक्वायरमेंट है, SSS, संघर्ष, सक्सेस, शक्ति। शक्ति के लिए इस देश ने एक वर्ड निकाला, तपस्या। अब ये मेटल है, अब इस मेटल की बॉडी को हमें चेंज करना है। तो अगर हमें चेंज करना है तो इसको कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही तो पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट में, 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर ये जब हम इसे 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। जब ये लिक्विड हो जाएगा तब हम इसे जिस रूप में चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। यहीं से हिंदुस्तान के सभ्यता में, संस्कृति में एक शब्द आया, तपस्या। तपस्या, तप जो शब्द है, टेम्परेचर जो शब्द है, उससे शब्द आया तपस्या। मैं खड़े होकर पढ़ता था, मैंने चेयर टेबल कभी नहीं लिया, कभी बैठा ही नहीं। नींद आ जाती थी, क्योंकि किताबें औसत दिमागों से बात नहीं करती। किताबें बड़ी रॉयल चीज है, वो सबसे बात नहीं करती। जैसे कोई IAS की तैयारी करने आता है, मुझसे पूछता है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैंने कितना पढ़ लेते हो? नहीं आप बताओ। हमने कहा हम तो 28 बताएंगे, पढ़ लोगे? तुम बताओ। नहीं, अच्छा मुझे कैसे पता चले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर आप एक झटके में 50 पेज पढ़ते हो और आपको नींद नहीं आती, इसका मतलब आपका दिमाग अच्छा है, आपका दिमाग रिसेप्टिव है। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, किताब लेते हैं, उनको नींद आने लगती है तुरंत, क्योंकि दिमाग उसको रिसीव नहीं कर रहा होता है। दिमाग की एक आदत है, जिन चीजों को वो रिसीव नहीं करता वो सोने लगता है। और जितनी अच्छी किताब होगी उतनी जल्दी नींद आएगी। अब आप कहोगे भाई साहब हमारे गांव में तो एक भैया हैं, वो तो 18 घंटे किताब पढ़ते होंगे, नॉवेल, काली घाटी की चुड़ैल, वो एक अलग लॉबी है। मैं खड़े होकर पढ़ता था। वो है तपस्या। तपस्या मतलब ये नहीं सिर्फ हिमालय की तरफ भाग जाना। तपस्या, क्योंकि जब तक आप कष्ट नहीं दोगे अपने आप को, तब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा।
लोग सुबह उठे 8 केला खा गए, 10 ब्रेड खा गए, 13 अंडा खा गए, 2 गिलास दूध पी गए। कह रहे गुरुजी कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में। जब सारा खून यहां चला आया तो यहां क्या घुसेगा? जितनी देर पढ़ने बैठो, दिमाग का एक नियम है बड़ा प्यारा सा, इसको खाली रखोगे ये रिसेप्टिव हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है रिलीजन में फास्टिंग का। ये जो सारे धर्मों में व्रत का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पेट को खाली रखो, मन आपकी कब्जे में आएगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं साहब मेरा मन कब्जे में नहीं है। मैंने कहा भूखे रह जाओ 18 घंटे, देखो कैसे तुम्हारे इशारे पे काम करता है। यही तो भूख का नियम है। अगर मन को कब्जा करना है तो भूखे रहना सीखो। 6 से 10 पढ़ते हो, उस बीच में पानी के सिवा कुछ भी अंदर मत जाने दो। पेट खाली रहेगा, ये तुमसे कहेगा भैया कुछ खिला दो, तुम कह दो यार ये चैप्टर पूरा कर दो, खिला दे। ऐसा नहीं कि मत खाओ, कि वो मास्टर कह रहा था लिट चौक में खाना ही नहीं चाहिए, ये सब मत करना यार, दूसरा बात भी सुन लो। तो कष्ट, जितने लोग कष्ट में भगवान को याद करते हैं, इसीलिए तो अमिताभ बच्चन साहब अपने ऐड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है। यही बात है, वो कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और जब तुम कष्ट को एंजॉय करने लगोगे, बस वही तुम्हारी तपस्या है। थोड़ा सा यार गलना सीखो, इसको मेल्ट करो, थोड़ी सी तपस्या करो, थोड़ा सा पेन दो अपने आप को। 6 महीना, 6 मंथ, 6 पूरी गारंटी, 6 महीना। 6 महीना अपने आप को तुम 2 काम करो। एक तो मेडिटेशन शुरू करो, किसी अच्छे से गुरु को पकड़ो। दुनिया में, भारत तो इन्हीं लोगों का देश है, और सदगुरुओं पे अटैक करने की कोई जरूरत नहीं। वेस्ट हमेशा हमारे संतों पे अटैक करता है। हिंदुस्तान के संत ऐसे, हिंदुस्तान के संत, हमारे यहाँ साक्षात भगवान चलते हैं। और 500 का ही नकली नोट आता है, क्योंकि 500 के असली नोट होते हैं। 250 का नकली नोट बाजार में नहीं है। जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। तो भारत में बहुत सारे संत हैं, भारत में बहुत सारे संत हैं। आप किसी एक संत से जुड़िए, जैसे कोयम्बटूर में है, ईशा क्रिया कराते हैं, रविशंकर जी हैं, बहुत सारे संत। आप अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस, और एक मेरे चॉइस से आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए। सिर्फ 10 करिए 6 महीने तक, सिर्फ 10, और आप देखिए कि 6 महीने के अंदर आपके अंदर कितना चेंज आता है। तो सफलता के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए शक्ति। चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, दूसरे की रोशनी से चमकता है। सूरज उसकी अपनी रोशनी है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसकी वजह से इस धरती के लोग खाना खाते हैं, उससे किसी की निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं है। तो शक्ति पैदा करो अपने आप, अपनी शक्ति पैदा करो। उसके लिए तुम्हें जलना पड़ेगा, ऐसे पिघलना पड़ेगा, और जिस दिन पिघलने का सिद्धांत सीख जाओगे, चमकने लगोगे। फिर आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, ऐसे तुम किसी मंच पे कल न्यूयॉर्क में बैठे रहोगे। आपकी शक्ति का स्रोत जहाँ तक मैं जानता हूँ यथार्थ गीता से आता है, और आपके गुरुदेव आशुतोष जी महाराज, उनसे आप बड़े प्रेरणा लेते हैं। उस विषय में भी आपकी एक कहानी हम सब ने सुनी है कि आपको 2016 में 15 में डेंगू हुआ था और प्लेटलेट्स 5000 पहुँच गए थे, और उस समय आपको महाराज के दर्शन हुए और उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन कोई आता है आपके लिए केले के पत्ते और बकरी का दूध लेके, और आप बेहतर हो जाते हैं। तो ये शक्ति को आपने फील किया। आप अक्सर, हम क्योंकि बहुत सारी उससे चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं तो खुल के नहीं बोल पाते, पर आप हमेशा बड़े खुल के बोलते हैं। अभी भी आपने संतों के बारे में बोला, बिल्कुल डिफेमेशन होता है। हम बॉलीवुड की पिक्चरें भी देखते हैं तो वहाँ पे जो सबसे नेगेटिव कैरेक्टर है या जो सबसे फनी कैरेक्टर है, उसको किसी पंडित को या किसी गुरु को बना दिया जाता है, जो कि गलत है। मैं कुछ थोड़ा सा आपसे यथार्थ गीता और महाराज आशुतोष जी के बारे में भी जानना चाहूँगा, हम सब जानना चाहेंगे। पहले तो मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है त्याग करके, और वो आदमी बुद्ध बन जाता है तपस्या करके। इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। तपस्या का सिद्धांत क्यों? आज साइकोलॉजी पैदा हुई वेस्ट में। आज साइकोलॉजी इज अ मॉडर्न साइंस।
और बड़ी प्यारी साइंस है, मजा बहुत आता है। और जो लोग साइकोलॉजी पढ़े होते हैं उनके साथ बैठने में बहुत मजा आता है। वो हर आदमी को रीड कर रहे होते हैं कि ये लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा सोच रहा होगा। मेरे एक दोस्त है साइकोलॉजिस्ट, मैं उनको बहुत जगह लेके अपने साथ जाता हूँ। मैं उनसे पूछा यार इस आदमी के बारे में बताओ, इसके बाल उल्टे हैं पीछे की तरफ। अच्छी साइंस है और साइंस का, सारी साइंसों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। 2-3 लोग साइकोलॉजिस्ट हैं जो मुझे बहुत हैं अच्छे लगते हैं। उसमें से एक इमैनुअल कुवे, फ्रांस का एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत प्यारा। उसने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया, कैंसर के पेशेंटों को ठीक किया इमैनुअल कुवे ने। आज आप उसके बारे में जाके पढ़िए, बहुत प्यारा साइकोलॉजिस्ट है फ्रांस का इमैनुअल कुवे। साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन हमने मन को, मैंने आशुतोष महाराज जी का एक प्रवचन सुना, पहला प्रवचन जब मैंने सुना तो मन पे बात कर रहे थे। करते इस दुनिया में कोई किसी से नहीं परेशान है, अपने मन से परेशान है। बस वहीं पे मैं वहां कंसंट्रेट हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले ये आपको अगर कोई आदमी एक दिन बेवकूफ बनाए, आप दोबारा उससे नहीं मिलोगे। ये आपको डेली बना रहा है। अभी 31 दिसंबर आ रहा है, आप में से बहुत लोग कसम खाएंगे, 1:30 बजे रात में खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। 1:30 बजे रात में खाएंगे, जब कम से कम 5 अंदर चली जाएगी, और तब आप डिब्बा निकालेंगे और इमोशनल होके कहेंगे कि कल से कोई सिगरेट नहीं पिएगा। और जब उस सिगरेट के डिब्बे को उठा के देखा जाएगा तो उसमें सिगरेट है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। और ऐसा कम से कम पिछले 5-6 साल से तो आप कर ही रहे होंगे। बहुत सारे लोग बहुत कसम खा रहे होंगे, लेकिन वो छूट नहीं रही होगी। उसकी वजह यह है आपका मन आपके कब्जे में नहीं है। आप प्रेम करोगे मन की बदौलत। आज मन की वजह से देखो पूरे भारत के दीवालों में लिखा हुआ है, निराश पुरुष मिले। अरे मिर्जापुर सीरीज में इसको दिखाया, शर्मा से क्या शर्माना। लल्लन टॉप के ही प्रोग्राम में दिल्ली में, इसी लल्लन टॉप के प्रोग्राम दिल्ली में एक डॉक्टर साहिबा आई थी, उनसे खुलकर लड़कों ने सेक्स के सारे विषयों पे चर्चा किया। मन को कब्जा करो यार, मन को। ये तुम्हारे इशारे के बिना तुम, अगर मैं लोगों से कहता हूं हनुमान चालीसा पढ़ो, कितने दिन से पढ़ रहे हो? बोले 20 साल से। भीख मांगते हो? हाँ, सही नहीं पढ़ रहे हो। हनुमान चालीसा एक ऐसी साइंस है जो तुमको कुछ भी बना सकती है, पर उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। उसकी पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण। पहला एक गुरु चाहिए। बिना गुरु के गाइडेंस के आप इस रास्ते पे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आपको एक गुरु चाहिए। फिर वो क्या कहती है कि भगवान से क्या मांगना है। 90% लोग इस धरती पे पता ही नहीं उनको भगवान से मांगना क्या है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपने वैगरान पे लिख रखा था गॉड्स गिफ्ट। मैंने कहा स्टिकर निकाल दो, नहीं तो आग लगा देंगे। भगवान वैगनार देगा? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम मुकेश अंबानी से मिलने गए और मुकेश अंबानी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तुमने कहा बाबूजी एक सिम दे दीजिए। जिसके पास इतने सारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स, उससे जब मांगने जा रहे हो मंदिर में तो कहते भाई एक गैलेक्सी दे दे, ज्यादा मत मांगना। एक अपनी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार्स हैं, अपनी बगल में एंड्रोमीडा, ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सी। जो इतनी संपत्ति का मालिक है उससे तुम वैगनार मांगने गए हो। तो हनुमान चालीसा बताती है कि भगवान से मांगना क्या है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, ये मांगना है। बाकी पूरी दुनिया इन तीनों का बाई प्रोडक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं मांगना। बल मांगना है, बुद्धि मांगना है और विद्या मांगना है। फिर क्या करना है? राम रसायन तुम्हारे पास आ। न्यूक्लियर फ्यूजन से तारे चमकते हैं, तुम फ्यूजन कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक हरि बैठा हुआ है, हरि मतलब हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को तुम लड़ाओ दूसरा हाइड्रोजन से, ध्यान करो, वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। हरि हर, और तुम भी सूर्य की तरह चमकने लगोगे। रसायन, वो जो तुम्हारे अंदर का चैतन्य है उससे जुड़ो, तुम न्यूक्लियर फ्यूजन करो। ये बताती है हनुमान चालीसा। फिर तुम क्या बन जाओगे? वो लास्ट लाइन में कहती है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, मतलब वो भगवान शंकर जैसा हो जाएगा। अब शंकर जी की क्या क्या खूबियां हैं? जहर पी जाते हैं, तुम एक गिलास शुद्ध गाय का दूध नहीं पी सकते,
भाई बुद्ध ने कहा संसार दुख में है, बड़ा संवैधानिक ढंग से कहा, बड़े अच्छे ढंग से कहा। मैं कहता हूं संसार जहर में है। तुम जब भी बाहर निकलोगे कुछ करने के लिए, पीछे 500 लोग टांग खींचने के लिए पड़े होंगे। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, तो मेरे शहर के लोग जाग गए तुरंत। मेरा स्टूडेंट आईपीएस बन के मेरे शहर में पहुंचा, सौभाग्य से मैं उससे मिलने गया, तो वो बेचारा आया, पैर वैर छू लिया, तो वो बैठे हुए थे। उस वक्त वो मंत्री थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चल रहा हूँ यार, तुम शाम को मिलेंगे। तो मैं कहा यार आप इसका पैर छू रहे थे? बोले हाँ। अरे साहब ये तो गांजा पीता था पहले। ये संसार जहर में है। तुम बुरा करो तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, तुम अच्छा करो तुम्हारे बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। मेरे बारे में तो जितनी करते हैं वो सब सही करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत प्यारे टीचर, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे पढ़ता हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड किया। जैसे ही अपलोड किया, किसी लड़के ने नीचे कहा, लड़के ने तो नहीं लिखा होगा, उनके किसी रिश्तेदार ने लिखा होगा, लड़के ने तो नहीं लिखा होगा। ये सब बदतमीजी 3 ही लोग करते हैं, एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी, एक दोस्त, बाकी कोई नहीं करता। और इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। इनको छोड़ भी नहीं सकते, इनके साथ रह भी नहीं सकते, इनको बैलेंस करना पड़ता है, डरा धमका के रखना पड़ता है। तो वो एक उसी को बोलते हैं पंडित रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग, कि इनके साथ रहें कैसे, इनको छोड़ना भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे रात में फोन किया, बोले गुरुजी मैंने वीडियो डिलीट कर दी, अब मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। मैंने क्या हुआ? बोले किसी ने वो कमेंट लिखा है कि ये टीचर पहले बरेली में चेन स्नेचिंग करता था। अरे मैंने कहा गुरु तुम ऐसा करो, वहां जहां तुम्हारी वीडियो थी वहां नीचे लिख दो कि 12 से 14 किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने स्टेशन बदला, अब मैं दिल्ली में करता हूं। तपो भैया, तपस्या करो। अगर इस बोतल को जैसे बदलना चाहते हो तो मेल्टिंग पॉइंट खुद को भी दो। सिर्फ सुनने की बात नहीं, आज जाओ एक डायरी बनाओ और अपने आप को आज जाओ, इस शो के बाद घर जाओ और एक छोटी सी शुरुआत करो। 2 घंटा बैठो यार, पढ़ो, जो चीज समझो उसको अगल बगल के लोगों को बताओ भी। आज का आदमी कंजूस सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के रूप में भी कंजूस है। आईएएस की तैयारी कर रहा है, जीएस का नोट्स खाने के बक्से में डाल दिया उठा के कि इसको मेरा नोट्स मिल जाएगा तो ये आईएएस बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज से शुरू करो, और आज से तुम लिखो कि भैया आज से मुझे एक थ्योरी माननी है। आज अवध ओझा मुझे एक बात, ये मैं सेल्फ अप्लाइड बात है, सेल्फ। अभी मैं गीता पढ़ा रहा हूं 4th लॉ के अंतर्गत, तो 4 एपिसोड आ चुके हैं और बड़ी खुशी हो रही मुझे आपको बताते हुए कि मुझे अमेरिका के एक सीनेटर है, उन्होंने इनवाइट किया अमेरिका में वही चीज पढ़ाने के लिए कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाइए। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यार तुम इतना कैसे पढ़ गए यार, चलो एनसीईआरटी पढ़ गए समझ में आ रहा है, तुम ज्योग्राफी पढ़ गए समझ में आ रहा है, तुम पॉलिटी। और मेरे पिताजी ने भगवान मारा ही नहीं कभी। हमसे बचपन से कहते थे बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो 2 ही चीज काम आएगी, एक संघर्ष, एक शक्ति और एक उत्साह, तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। और क्या बात कहते थे वो, कई शक्ति बना के रखो, पावर, दौड़ा लो किसी को भी। हमसे लोग कहते हैं अरे भैया यहाँ मैं कई बार प्रोग्राम लेने आता हूँ, वहां लोग कंडीशन रख, बाहर तो रखते हैं, यूरोप वगैरह में तो कहते हैं गमछा नहीं पहन सकते। क्यों? Oh, this is not the part of our culture. अबे कल्चर थोड़ी, मंत्रा Guru. Mantra is here. I am speaking because of this gamcha. Oh, I also want it. अरे मैंने कहा come with me. You also come to India. I'll give you a gamcha. Oh, I'll come India. मैंने कहा इंडिया आना, दिल्ली में रहना, यूपी मत आना। Why? मैंने कहा you eat गुटखा
No, what is this गुटखा? मैंने कहा it's a thing which has come out of ocean during समुद्र मंथन. अरे भैया और क्या कहें, इतने प्यार से लोग यहाँ खाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग उसका ऐड करते हैं. मतलब जिस दिन अगर कभी मैंने ऐसी चीजों का ऐड कर दिया तो मेरी फोटो पे जूते से मार के जाना और वहां एक जूते की माला भी टांग देना. कुछ चीजों की ऐड एक वक्त के बाद नहीं करना चाहिए. तपस्या कर लो भैया, टेम्परेचर दे दो अपने आप को और 6 महीना आज से शुरू करो. कल पे मत टालना, आज जाओ और आज से, और छोटे छोटे प्लान बनाओ, छोटे छोटे. अभी तुम ये सोचो मैं 2 घंटे डेली पढ़ूंगा. मन की आदत है तुरंत बहुत बड़ा प्लान बनाने की. इसकी बहुत सारी गंदी आदतें हैं. उसमें गंदी आदत है ये, कोई चीज सुनता है ना तुरंत उत्तेजना में आ जाता है. जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि कपालभाति करो और चेहरे पे चमक आती है और युवा शक्ति बढ़ती है. पहले दिन बैठ गया, 3 घंटे कर लिया, किडनी ही पलट गई, पता लगा आईसीयू में पहुंच गए. ऐसे मत करो यार, आराम से टाइम दो थोड़ा सा अपने आप को, धीरे धीरे आराम से चलो, टेंशन मत लो. तो अगर तुम चाहते हो कि कल ये दुनिया तुम्हें सम्मान देगा, वो सपने सबके पास हैं. मेरा ड्राइवर है, वो भी जब 2 पैक लगा कहता है, खड़ा होता कहता मी बराक ओबामा. मैंने कहा बड़े इतना मारेंगे तुमको, मी बराक ओबामा. सपने सबके पास है पर शक्ति सबके पास नहीं है. और जो शक्ति पैदा करे, और शक्ति सिर्फ एक चीज से पैदा होगी, जलने से, और कोई रास्ता ही नहीं. आपने तो एक मिनट मैं उसको बता दूं कि ये जो संत महात्मा लोग जिनको अभी आपने महाराज जी की नाम ली, गुरु महाराज का नाम लिया, श्री आशुतोष महाराज जी, तो मैंने जब उनसे उन पे मन का डिस्कशन सुना कि यार अच्छा हाँ सही तो कह रहा है ये आदमी, वहां से मुझे बात पकड़ में आई कि यार एकदम सही बात. ना मैं अपने हिसाब से उठ पाता हूं, ना मैं अपने हिसाब से पढ़ पाता हूं, ना मैं अपने टारगेट पूरे कर पाता हूं. इसने तो मुझे पागल कर रखा है. तो मन रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी समझ मुझे पैदा हुई, वो संतों की वजह से पैदा हुई. यही उनका रोल है मेरी लाइफ. कहाँ पहुंचना है समझ आ जाए तो फिर मेहनत करने में मजा आता है वहां तक पहुंचने के लिए. आपने एक शब्द कहा था द्विज, जिसमें आप कहते हैं कि एक आदमी का 2 बार जन्म होता है. एक बार तब होता है जब वो पैदा होता है, और एक बार तब होता है जब उसको रियलाइज हो जाता है कि उसको जाना कहाँ पे है. तो यह मौका कैसे आता है, कैसे मालूम चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है? मैं तब कर लूँगा, मैं मेहनत कर लूँगा, मैं पेट खाली करके खड़े होकर पढ़ाई कर लूँगा, मेरे को बिल्कुल सब करने को मैं तैयार हूँ, पर मुझे मालूम कैसे चलेगा कि करना क्या है? ज़रूरी नहीं है मुझे यूपीएससी करना हो, ज़रूरी नहीं है मुझे इंजीनियर बनना हो. इसके लिए आपको 3 इडियट मूवी देखनी पड़ेगी. इसी को मैंने कहा रैंचो मॉडल. राजू और फरहान की यही तो दिक्कत है. बच्चे को भले ना बताओ, जिस चीज, जैसे लोग मुझसे पूछे सब्जेक्ट कैसे चुने, मैंने कहा लड़की हमसे पूछ के चुनोगे? दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और सब्जेक्ट वही जो समझ में आए, और कैरियर वही जो सोने ना दे. मतलब तुम वो जो काम करो तुम्हें नींद ना आए. जैसे मुझसे कोई कहे यार पढ़ाने जाना है, तो मुझे थकान महसूस नहीं होती. क्लास लेना है, सेमिनार लेना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बोलना है. मेरी बेटी है 7th में, मुझसे बोलती यार तुमको डर नहीं लगता? अरे मैंने कहा जब उल्टा सीधा ही बोलना है तो डर किस बात का? क्यों डरना, किस बात के लिए डरना? मतलब ये देश एक ऐसा देश है जहां के बच्चे तो कभी डिप्रेशन में होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए. जिस देश को भगवान बनाने की कला बताओ, गॉड, नरेंद्र विवेकानंद बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए. ये वो देश है. इसीलिए पश्चिम हमारे संतों की बहुत बुराई करता है, क्योंकि वो जान गया कि अगर इस देश का आदमी अपने संतों को समझ गया, नशा छूट जाएगा. भाई तुम दिन भर मेहनत करते हो, जवानी में सबसे बड़ी चीज क्या हॉन्ट करती? स्ट्रेस.
तुम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबकी जीवन में अपनी अपनी कहानियां होंगी, सबकी चुनौतियां होंगी, सबकी परेशानियां होंगी, सबकी। ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं बैठा होगा जिसके पास कोई ना कोई चुनौती ना हो, और उस चुनौती का सामना करते हुए उसे अपनी जिंदगी को बनाना भी है। और न जाने क्या क्या। अब ये सारी बातें जब दिमाग में घूमेंगी 24 घंटा, दर्द नहीं होगा? होगा। तो अगर दर्द हो रहा है तो कपालभाति, अब अगर इंडियन सिस्टम से आप जुड़ोगे, वो कहेगा स्ट्रेस दूर करने का मैं फार्मूला बता रहा हूं, भस्त्रिका कर लो। 5 मिनट की भस्त्रिका इतना रिलैक्स कर देगी आपको, आप इतने फ्री हो जाओगे। आप कपालभाति कर लो, आप भस्त्रिका कर लो, आप अनुलोम विलोम कर लो, कुछ नहीं करते, आप सिर्फ डेली 5 किलोमीटर जॉगिंग कर लो, तो भी आप रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सब करने लगोगे तो ये जो नशा इंडस्ट्री है ये क्या करेगी? फिर ये नशा बेचेगी किसको? इसका भी तो कारोबार। आखिर लोग कहते हैं ना युवा नशे की तरफ जा रहा, तो क्यों जा रहा है? स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अभी 10 अक्टूबर को लखनऊ में एक 9th क्लास के लड़के को उसकी मां ने 3 बजे सुबह उठाया पढ़ने के लिए। सुबह एग्जाम था, ट्विटर पे चेक कर लेना, सुबह एग्जाम था। उस लड़के ने वो 3 बजे उठा, उठने के बाद उसने 4-5 लाइन का एक लेटर लिखा, ले आके अपनी माँ के बेड पे रखा कि मम्मा आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और फिर उसने अपनी माँ की साड़ी ली और फांसी लगा लिया। जो ड्राइवर मुझे भोपाल से लेकर यहां तक आया है, उसकी बेटी अभी आईसीयू में है। आज की बात अभी बता रहा हूं, पिछली रात से सोया नहीं है वो। हमने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा, कहा नहीं साहब। अरे मैंने कहा तुम बैठो, ये हमारे साथ लोग हैं, ये चलाएंगे, सब हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग हैं, आराम से चलाना भाई, और मैं चलाऊंगा गाड़ी, तुम बैठो, तुम स्ट्रेस में हो। आज की बात बता रहा हूं, अभी की। तो जहां अब जब ये स्ट्रेस हैंडल करना है, लड़ना है, तो एक स्ट्रेस बस्टर तो चाहिए ही चाहिए ना। योगा करो, ध्यान करो, अपने आप को अंदर से स्ट्रेंथन करो, लड़ो चुनौतियां। राम श्री, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, यही तो इस देश की परंपरा है कि या तो संघर्ष खरीद लो, नहीं तो लाइफ तुमसे करवाएगी। तुमने अगर 20 से 50 तक कर लिया तो 50 में प्रधानमंत्री बन जाओगे, नहीं तो 50 से 60 में करना पड़ेगा। कहने की जरूरत ही नहीं, देख तो रही हो चारों तरफ। जिंदगी ने किसी को बख्शा नहीं है। एकदम डेमोक्रेटिक चीज है लाइफ, एकदम डेमोक्रेटिक। कहती तुम चिंता मत करो, मैं इनको भी घसीट के लेकर आऊंगी, सबको लेकर आती है। काफ़ी सारी दूसरी चर्चाओं के बाद मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास पे, जिस पे आप 3-3 घंटे की क्लासेस लेते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो गलत होगा। कई लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, पर एक सवाल शायद किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि हम सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अलग अलग किताबों से इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से इतिहास पढ़ते हैं। प्रामाणिक जगह कौन सी है सर इतिहास पढ़ने के लिए? और अगर हमने पढ़ भी लिया तो उसका सही इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये हमें कौन बताएगा? अफ्रीका में कहावत है कि जब तक शेर लिखना नहीं सीखेगा तब तक शिकारी की असली दशा का पता नहीं चलेगा। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टोरियस पीपल, देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑथेंटिक हिस्ट्री, होती ही नहीं। जो सत्ता में आता है वो अपनी हिस्ट्री को प्रमोट करता है, ये लॉ है। अगर कल ये कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगी तो फिर नेशनल हीरो चेंज हो जाएंगे। फिर नेशनल हीरो कौन हो जाएगा? एम.एन. रॉय। फिर नेशनल हीरो कौन हो जाएगा? सरदार भगत सिंह। जितने कम्युनिस्ट लीडर हैं, फिर तुम्हें पूरे भारत में चारों तरफ स्टालिन के फोटो मिलेंगे, लेनिन के फोटो मिलेंगे, जो भी पावर में आएगा। इसलिए हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए लिखा जाता है। शाही वर्ग इतिहास क्यों पढ़ता है? सीखने के लिए पढ़ता है। अब जापान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लो तो आपको अपनी जिंदगी में किसी प्रवचन को सुनने की जरूरत नहीं। एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में जहां क्रांति नहीं हुई और वो मॉडर्न कंट्री है। एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में जो सिर्फ 14 साल गुलाम रही, बस 14 इयर्स। भारत 200 साल के आसपास गुलाम रहा, चीन 150 साल के आसपास, अमेरिकन कॉलोनियां 150 साल के आसपास गुलाम रही।
जापान एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में जो सिर्फ 14 साल गुलाम रहा, क्योंकि जैसे ही वो गुलाम हुए, जैसे ही वो हारे, उन्होंने एक बड़ा छोटा सा काम किया, बड़ा प्यारा सा, एक डेलीगेशन बनाया, यमगाता डेलीगेशन। यमगाता एक समुराई है जापान का, और उस डेलीगेशन को उन्होंने वेस्ट में भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम हारे क्यों, क्योंकि हारने की वजह होती है। वो डेलीगेशन, यमगाता डेलीगेशन 14 साल पश्चिम की सड़कों पे टहलता रहा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, और 14 साल बाद जब वो वापस जापान में आए तो उन्होंने कहा साहब 3 कमजोरियां, हम 3 लेवल पर उनसे कमजोर हैं। बोले कौन कौन से? बोला पहला, उनके पास एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है, नई आर्थिक संरचना है। बोले उसमें खासियत क्या है? बोले कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोले अच्छा। बोले दूसरी? बोले साहब दूसरी, उनके पास न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर है, नई राजनीतिक संरचना है। बोले उसमें क्या खासियत है? बोले मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। बोले तीसरी खासियत? बोले साहब उनके पास तीसरा एक न्यू एजुकेशनल ऑर्डर है। बोले उसकी क्या खासियत है? बोले वो बेस्ड है रैशनलिज्म पे और ह्यूमनिज्म पे। इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमने आज तक नहीं किया। आज दुनिया में सुपर पावर कौन? एप्पल। सुपर पावर से पंगा कौन ले रहा है? वन प्लस। एप्पल और वन प्लस के पीछे पीछे कौन घूम रहा है? लावा। इकोनॉमिक टर्म में बात कर लो, और एप्पल, वन प्लस और लावा, इन तीनों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है लावा बम। हमारे पड़ोसी, इन्होंने कुछ तो बनाया है नहीं, तो ये लावा लेके उसमें बम लगा देते हैं। इतिहास को सीखने के लिए पढ़ना है। जहां भी आपको लगता है कि पर्सपेक्टिव्स हैं, नैरेटिव्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, सबके अपने अपने हैं, क्योंकि हर आदमी को अपनी एक आइडियोलॉजी प्रमोट करनी है। डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक युग के भगवान हैं। क्यों? क्यों भगवान है? उस आदमी ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है सबको। ऐसा नहीं उन्होंने फॉर्मूला किसी एक आदमी के लिए दिया है। जिस आदमी को स्कूल में क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, उस आदमी को 1946 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया। कितनी बड़ी बात है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उस आदमी ने? एजुकेशन। और एक ही नारा दिया उन्होंने दुनिया के हर परेशान आदमी को, हर, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ो। आपको बहुत सारे नैरेटिव्स मिलेंगे। आपको क्या करना है? अशोक अगर आप पढ़ रहे हो तो पहली बार एक आदमी भारत की डाइवर्सिटी को फेस कर रहा है। आज हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के बीच में टेंशन है, तब बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के बीच टेंशन थी। और टेंशन समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है। क्या करता है वो? धम्म की नीति लेकर आता है। पॉलिसी ऑफ धम्मा। क्या कहता है उस धम्मा में? सार वृद्धि। एवरी इंडिविजुअल शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द रिलीजन। और सबका बेसिक प्रिंसिपल एक है। अगर अशोक प्राचीन काल में डाइवर्सिफाइड भारत को एक सूत्र में बांध सकता है, अगर अकबर मध्यकाल में डाइवर्सिफाइड भारत को एक सूत्र में बांध सकता है, हम नहीं बांध सकते आज? हिस्ट्री का यह रोल है, गाइड के रूप में। बाकी आप अगर खोजी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो फिर आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं। कॉन्टेक्स्ट, गांधी ने कहा अहिंसा, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। बहुत लोग कहते हैं अरे चरखा चलाने से आजादी आई थी। अरे भैया चरखे चलाने से थोड़ी आजादी आई थी। 1920 भारत गुलाम, 1920 90% लोग इलिटरेट,
1920 90% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे। 1920 भारत राष्ट्र है ही नहीं। कैसे बुलाओगे लोगों को बाहर? और दुनिया के एक शक्तिशाली देश के सामने खड़े हो, ब्रिटेन, मुश्किल से 100 लोग बाहर निकले एनसीएम के मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन में। 100 मतलब मैं कह रहा हूं कम लोग बाहर निकले। और अगर अंग्रेज उनको लाठी से पीट दिए होते ना 1930 में, कोई बाहर नहीं आता। वो जो 1942 में तुम देखते हो पूरा भारत बाहर खड़ा हुआ है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो कहां का होमवर्क है? 1920 का। कॉन्टेक्स्ट। इतनी बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र के सामने आप जा रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, सत्याग्रह कह रहे हो। इतनी छोटी चीज नहीं है। तो आप एक तो कॉन्टेक्स्ट उठा लो, दूसरी आप सोर्सेस उठा लो। आजकल तो एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। गांधी जी 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए, वो 70 में चलते थे। बस तुमको एक ही चीज दिखाई दे रही, गांधी जी भैया वो 70 साल के बहुत गिरे हुए आदमी थे गांधी जी। नहीं तो हम लोग को 1910 में आजादी मिल जाती। हाँ, तेरे चाचा लड़ रहे थे ना आजादी का आंदोलन। अरे सर, आप नेहरू जी की बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल, ऐसा प्राइम मिनिस्टर करेंगे ही करेंगे। 1947 का भारत, बिखरा हुआ भारत, बिखरा हुआ, 1400 करोड़ रूरल डेब्ट, खाने को नहीं था इस देश में, खाने को। और मैं नहीं करता हूं, सब करते हैं। अटल जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन हम एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, व्यक्तिगत चीजें अपनी जगह है। बिखरी हुई है चारों तरफ चीजें। अरे आपको नहीं करना चाहिए सर, आप नेहरू जी की जो है एडविना माउंटबेटन से उनका अफेयर चल रहा था, तुम्हारा मेड से नहीं चल पाया। उल्टी सीधी बदतमीजी वाली बातें करते हो। उसका पंचशील पता है? नहीं, पंचशील ये क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी पता है उस आदमी की? नहीं, ये सब हम क्यों पढ़ेंगे, हमें भीख मांगना है, हम ये सब पढ़ के क्या करेंगे? लोगों को क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसिज्म, गाली मत दो। आलोचना मतलब, लोचन शब्द आंख से बना हुआ है। आलोचना मतलब निष्पक्ष होकर देखना। किसी को भी, ऐसा नहीं कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी, आप आलोचना करो, निष्पक्ष होकर देखो। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी एक आदमी से नफरत कर रहे हैं, किसी एक आदमी से प्रेम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती। इस देश के राजा हम हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोलोमन लिरोजॉल। जनता इस देश की राजा है। विधायक को देखे भागे तुरंत। क्या हुआ? विधायक जी आ रहे, विधायक जी मौसा है तुम्हारे? नहीं नहीं भैया, तब कायम मरा जा रहा, कूद रहा वहां पे। आने दो विधायक जी को, बैठाओ इनको। गजब हो यार तुम लोग, सेल्फी लेने के लिए कूद रहे हो। इस देश के युवाओं को किसी के साथ सेल्फी, भगत सिंह का देश, वहां के युवा सेल्फी लेंगे, भिखमंगे हैं। भोपाल में मैं अभी वहां निकला, आगे 150 लड़के सेल्फी लेना, उनका भाग। अरे आप तो अपराधी जैसी बातें, जैसी तो निष्पक्ष हिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप निष्पक्ष हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिर आपको गैजेटियर्स में जाना पड़ेगा। जैसे आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आपको गैजेटियर पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉवेल्स उस समय की पढ़नी पड़ेगी। आपको बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिलेगा। अब जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने उससे जुड़ी हुई एक एक चीज को जलवा दिया। कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है 1857 के विद्रोह का। सिर्फ जो सुनी सुनाई कहानियां हैं, उस पर एक बड़ी अच्छी नॉवेल आप पढ़िएगा, चिंगारी, आचार्य चतुर्सेन की, बहुत अच्छी नॉवेल है।
पर वो सुनी सुनाई कहानियों पे है, कोई एविडेंस नहीं है। और हिस्ट्री 3 एविडेंसों पे काम करती है। एक, आर्कियोलॉजी, इसलिए तो हम स्टोन एज पढ़ते हैं। स्टोन एज में हमारे पास रिटन कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजी। स्टोन एज, स्टोन बोलते हैं, पत्थरों से सीखते हैं हम, उनके वेपन से, उनके टूल से, उनके इंप्लीमेंट से। तो हिस्ट्री के 3 सबसे बड़े सोर्स है, एक आर्कियोलॉजी, एक लिटरेचर, तीसरा फॉरेन अकाउंट्स। तो अगर आप निष्पक्ष कुछ जानना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री से सीखना चाहते हैं तो अब आप स्टैंडर्ड किताबों को लीजिए। पढ़ना और सीखना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप स्टैंडर्ड किताबें लीजिए, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से लीजिए। जैसे हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट है इंडिया में, आप उसकी किताबें पढ़िए। एकदम अनबायस्ड लोग हैं वो। थोड़ा बहुत तो बायसनेस करना ही पड़ता है, उसके लिए तो माफी मिलनी ही चाहिए। एनबीटी है, आपके पास पेंगुइन है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के प्रकाशन हैं। आप स्टैंडर्ड पब्लिकेशन देखिए और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। और अब जैसे मॉडर्न इंडिया आप पढ़ेंगे विपिन चंद्रा सर, तो विपिन चंद्रा सर इतनी नेहरू जी की तारीफ कर देते हैं, इतनी कि आपको किताब खत्म करते करते फील होगा कि यार ये तो भगवान थे भैया। फिर आप वहीं पे किताब पढ़िए सुमित सरकार की, और इतना क्रोध आएगा आपको नेहरू के ऊपर कि यार ये सब हरकत करना चाहिए था। तो आप एक लेफ्ट विंग की भी किताब पढ़ लीजिए, आप एक राइट विंग की भी किताब पढ़ लीजिए, पर किसी का विंग मत बनिए। अपना विंग खुद बनाइए। आप क्यों गुलामी करने जा रहे हैं? और उसमें से जितनी बातें आपकी काम की हो। कल मुझसे किसी ने पूछा आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैंने कहा मैं मौकाटेरियन हूं। बस मौका मिलना चाहिए। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे पिताजी हमको 100 रुपए देते थे महीने के कि बेटा इसी में कुछ भी कर लेना, चाहे बीवीसी खा लेना, बुद्धिवर्धक चूरन, कुछ भी कर लेना। और उस 100 रुपए को लेकर हम अपने आप को इतना अमीर समझते थे। लेकिन वो हमें रुपए भले कम देते थे, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े देते थे। हमने एक बार उनसे कहा बैंक पीओ का एग्जाम दे दें, कहे नहीं यार तुम ऐसा करो, तुम यार लक्ष्मी के यहाँ चले जाओ, लक्ष्मी हमारे यहाँ बर्तन वर्तन बेचता है। हमने कहा लक्ष्मी क्या, क्यों? बोले बड़ा सा कटोरा ले लो यार। अरे हमने कहा ऐसे काहे कह रहे हो भैया? कहा जिंदगी भर मेरा लड़का अच्छा जूता पहनने के लिए तड़पा, तुम चाहते हो तुम्हारा भी लड़का तड़पे? इससे अच्छा तुम भीख मांगो। क्या जाओगे नौकरी करने यार? मैं अपने बच्चे को एडिडास, नाइक, रिबॉक नहीं पहना पाया, तुम तो पहनाओ। तो मेरे पिता ने मुझे भले ही मुझे पैसे नहीं दे पाए वो, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े दिए। और इतने ढंग से किसी बात को समझाते थे, इतने प्यार से, कि मतलब आज भी भगवान की आशीर्वाद से हमारे साथ हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। और मैं जब भी मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जीवन में एक आदमी ऐसा रखें जरूर कृष्ण की तरह, कि जब भी आप फंसे, सबसे तो राय मत लीजिए। सबसे राय लेंगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको जब पहली बार कार खरीदनी हुई तो हमने कहा वैगनार ले लो। तो मेरी वाइफ ने बड़े खुशी में अपनी बहन को बता दिया, उसने कहा वैगनार मिडिल क्लास कार है। तो शाम को हम पहुंचे तो बोली यार वैगनार नहीं लेंगे, मिडिल क्लास कार है। हमने कहा तो अच्छा ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर बोली 4-5 दिन बाद कि सेंट्रो। फिर ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए, वो कार लेने के लिए दिन ही नहीं आया। फिर एक दिन मैंने चेकबुक उठाई, उसको पकड़ा, मैंने कहा चल। महिंद्रा के शोरूम पे पूछा, मैंने कहा टॉप मॉडल स्कॉर्पियो। तो मुझे समझाने लगा कि, तो मुझे बैठ के बताने लगा देखिए इसमें, अरे मैंने कुछ सुनना नहीं, इतना टाइम नहीं है, पैसा बता। जिन चीजों को दोबारा खरीदा जा सकता है उन पर दिमाग मत लगाया करो। ये कपड़े के दुकान पे खड़ा होकर 4 घंटा ऐसे कपड़ा देख रहे हैं। कॉटन पैदा करते हो? नहीं नहीं, तब का देख रहे हो उसमें? अरे पैसा दो, खरीदो, चलो, इतना देर क्या करना? तो निष्पक्ष हिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता गौरव जी। ये एक मिथ की बात है निष्पक्ष हिस्ट्री कहना। लेकिन हाँ, आप हिस्ट्री से सीखिए, आप हिस्ट्री को अपना गुरु बनाइए
पहली बात, छत्रपति शिवाजी महाराज आपके आदर्श हो सकते हैं। जैसे एक सामान्य घर का व्यक्ति मुगल साम्राज्य के सामने अपना साम्राज्य बना दे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आज लाइव एग्जाम्पल, मेरे मतभेद हो सकते हैं मेरे प्रधानमंत्री से, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि एक सामान्य घर से वो 2 टर्म इस सामंतवादी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं और तीसरा बनने जा रहे हैं। अब विरोध में बोलने से कोई फायदा नहीं भैया, 3 जगह सरकार बन चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है। और कल सुबह मुझे दिल्ली भी जाना है, तो इसलिए जो है कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। तो उसमें इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बड़े मतभेद रहते हैं, कभी कभी मैं बोल भी देता हूं, लेकिन हमेशा मर्यादा की दायरा में मैं बोलता हूं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय है हमारे लिए, मैं उन्हें कुछ भी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति की जो पद पे बैठा उसकी आलोचना करिए, उसको गाली मत दीजिए, ये सब शोभा नहीं देता डेमोक्रेसी में। और मेरे उनसे मतभेद हैं, वैचारिक भी हैं और भी हैं, वो बहुत सा बड़े आदमी हैं, मैं उन्हीं से मतभेद रख भी सकता हूं, छोटे मोटे लोगों से क्या रखूं। तो लेकिन इस सामंतवादी देश में 2 बार पूरा टर्म पूरा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जिस देश में प्रधान बनना मुश्किल है, पता लगा 250 लोग तुम्हारे घर में प्रधानी के इलेक्शन में डेली खाना खाते थे, मिला तुमको 113 वोट। वो प्रधान का कैंडिडेट कह रहा है कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ वो 250 लोग कहाँ हैं जो मेरे घर खाना खाते थे, उनका वोट कहाँ गया। तो अचीवमेंट है उस आदमी की। अनबायस कुछ नहीं है, आप हिस्ट्री से सीखिए, और बहुत ज्यादा आप इंक्विजिटिव हैं, आप जानना चाहते हैं तो आप सोर्सेस पे जाइए, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, गवर्नमेंट, पब्लिक, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में कहावत है सर, नेवर मीट योर हीरोज, गलत कहते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको अपने हीरोज से मिलना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और आज अवध ओझा जी के साथ इतनी लंबी बातचीत करके जो आनंद आया, आई एम श्योर मैंने कुछ ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं उनको कवर कर लिया है। एक चीज़ जो मुझे आपसे आज इस पूरी चर्चा में सर सीखने को मिली, वो ये थी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में एक युवा अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि मेरे देश, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब के लिए बेस्ट क्या है, और जो चीज़ उसको उस चीज़ के लिए बेस्ट लगे उसको वो सही माने और उसको पढ़े और उसको परस्यू करे। सर इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे जो आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ शिक्षा पे। आप शिक्षक हैं सर। हमारे देश की जो शिक्षण व्यवस्था है बड़ी पुरानी थी, लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। 150 साल तक हम उस शिक्षण व्यवस्था को घिसते रहे। अभी आपके फेवरेट हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में हमारे देश में 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। क्रियान्वयन उसका चल रहा है, तो असर देखने को तो शायद 1 दशक बाद ही मिलेगा, पर क्या बेहतर किया जा सकता था उस शिक्षा नीति में, या क्या बेहतर किया गया है, या अभी भी ऐसा कौन सा रिफॉर्म है, एक ऐसा रिफॉर्म जो आपको लगता है कि लाना ज़रूरी है, जो हमारे युवाओं के लिए भी ज़रूरी है, हमारे देश के भविष्य के लिए भी ज़रूरी है, और जो हम सपना देखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का, सोने की चिड़िया बनाने का, अगले 30 साल कहते हैं भारत का टाइम है, युवाओं का देश है हमारा भारत, युवा है, अगले 30 साल तक युवा रहेगा। तो ऐसी एक कौन सा रिफॉर्म है हमारी शिक्षण व्यवस्था में जो आना चाहिए और जिसके माध्यम से हमारा देश सही में विश्व गुरु बनेगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब बर्लिन से लौट कर आए और मद्रास पहुंचे तो उनके पास पैसा नहीं था, और इकोनॉमी में पीएचडी की उन्होंने बर्लिन से, तो पैसा नहीं था उनके पास। तो वो हिंदू के ऑफिस में गए, हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसका हेडक्वार्टर मद्रास है, वो वहाँ पे गए उसके ऑफिस में, और उन्होंने वहाँ के को एडिटर से कहा कि भैया मुझे एक आर्टिकल लिखना है वर्ल्ड वॉर पे। वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम। तो उसने कहा आप कौन है? तो उसने कहा ये सब जान के आप क्या करोगे, आप, मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ, आप वो आर्टिकल ले लो। तो खैर उसने उन्हें देखा और पेज दिया, आर्टिकल लिखा। जब आर्टिकल उस आदमी ने पढ़ा तो उसने तुरंत उनको सीट दी, बिठाया, कहा सर आप बुरा ना माने तो आप बताएं कौन है। तब उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर लोहिया और मैं अभी बर्लिन से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ से इकोनॉमी में पीएचडी की है। उसने कहा सर इतना प्रैक्टिकल एनालिसिस। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उसने लोहिया जी को 200 रुपए दिया आर्टिकल लिखने के। जो एजुकेशन आप अपने जीवन में नहीं लगा सकते, आज क्यों लोग परेशान हैं? रैंचो की ताकत क्या है? वो जो भी उसने पढ़ा है वो उसको अप्लाई करना जानता है। वो जब रैगिंग वाली सीन हो रही है तो अपने एजुकेशन को ही तो अप्लाई कर रहा है।
आप अपनी एजुकेशन को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। आज जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत लिटरेट, बहुत नॉलेजेबल लोग अपने एजुकेशन को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। उनकी एजुकेशन, उनका ऑब्जर्वेशन ही नहीं बढ़ा पा रही। भाई आपका प्रिंसिपल आपके सामने पड़ गया, आप शादी वाली सीन देखो, वो डीन सामने पड़ गया, राजू और फरहान की हालत खराब हो गई। वायरस पूछता है किसकी तरफ से आए हो, कहता साहब साइंस की तरफ से आए। एजुकेशन का काम है ऑब्जर्वेशन पैदा करना, एजुकेशन का काम है प्रेजेंस ऑफ माइंड पैदा करना, एजुकेशन का काम है चुनौतियों से निपटना। वो जब डिलीवरी हो रही है बच्चे की, वो कितना चैलेंजिंग पीरियड है। और जिस दिन इंडिया की एजुकेशन इस लेवल पे आ जाएगी कि हमारे 70% युवा रैंचों की तरह बाहर निकलेंगे, बस उसी दिन ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। उसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। आज जैसे लोग चतुर्लिंगम की तरह घूम रहे हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा साहब अवध मर्सिडीज लेकर आए हैं, एक बार तुम भी चला के देख लो। तो मैं उनकी मर्सिडीज देखने गया, तो मैंने कहा ठीक है आओ। तो मैं देखा, मैंने कहा इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, इतना घटिया कलर तुम लिया है। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा ये कलर तो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, मैंने कहा तुझे नहीं पता, तू चुप रहे। ये मर्सिडीज चलाने के लिए थोड़ी लाया था, दिखाने के लिए लाया था। इसको टॉर्चर कर रहा हूं मैं, और इसने मुझको दिखा गलती की है, छीनी जाएगी इसकी मर्सिडीज। वो चतुर्लिंगम क्या कह रहा है, ये मेरा कार्ड रख लो, $5000 तुम अपने बच्चों को खर्चा देता हूं, और ये वगैरह वगैरह। कितनी बढ़िया वो मूवी बनाई, कितनी शानदार मैसेज दिया, पेरेंट्स को मैसेज दिया, टीचर्स को मैसेज दिया, स्टूडेंट्स को मैसेज दिया, सबको मैसेज दिया। सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश, और इस देश में 18 साल का लड़का, 18 साल तब भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, हमारे अर्बन सेंटर्स में दिल्ली वगैरह में 7th 8th के लड़के साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे। हमारी माँ 2-3 डंडा मार देती थी, हमारा डिप्रेशन ही खत्म हो जाता था। हमें तो खैर अपनी उम्र में नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि उसके पास इतना प्यारा दवा होती थी माँ के पास हमारे, और उस जनरेशन की माओं के पास होता ही था। पिताजी ने तो नहीं मारा, लेकिन माता जी ने बहुत मारा। और अच्छा, तब के माँ बाप कायदे से मारते भी थे, कम से कम टीचर तो कायदे से मारते थे। यहां पे मारते थे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे, कि यहां हमारे एक्यूप्रेशर एक्टिवेट हो गया तो कम से कम मेमोरी स्ट्रांग हो गई। आज के टीचर क्या करते हैं, कान पे मार दिए, हियरिंग पावर ही चली गई। एजुकेशन को बहुत एप्लीकेबल होना पड़ेगा, बहुत। और वो जब, मतलब अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है वो, मैंने उसका नाम ही दिया रैंचो मॉडल। तो जिस दिन वो रैंचो मॉडल के 70% यूथ हमारी पॉपुलेशन में हो जाएंगे, डिप्रेशन नहीं होगा। वो सोचेंगे हम भी आगे बढ़े, हमारे साथ का भी आदमी आगे बढ़े। रैंचो की सबसे खास बात क्या है, वो अपने दोस्तों को नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है, वो अपने दोस्तों को अपलिफ्ट करना चाहता है। ये एक ताकतवर आदमी की निशानी है। एक मरा हुआ आदमी दूसरे को नीच दिखाना चाहता है। यही तो चतुर्लिंगम की इच्छा है। पानी की टंकी पे लिख के जा रहा 5 सितंबर, जब रट के पढ़ोगे तभी तो चमत्कार का बलात्कार करोगे। बस वही एक रास्ता है, एजुकेशन फॉर एनलाइटनमेंट। E = E, S = S, E = E। इतने सारे फॉर्मूलाज आपने हमारे युवाओं को दे दिए हैं। अब मुझे लगता है कि हम सब तप करने के लिए तैयार हैं, अपनी आने वाली समय में जो हमारा रास्ता है उसको चुनने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों की तरफ से और इंदौर की तरफ से और लिटिल चौक की तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं सर। आज आप आए, बड़ा आपका हेक्टिक दिन रहा, भोपाल में भी बोले, फिर वहाँ पे सेल्फी भी खिंचवाई, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे भी सेल्फी खींचने वाले लोग पहुँचने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। अच्छा ऑडियंस, oh all right, I'm sorry audience, if anybody is interested in the Q&A। हालांकि अभी आपने इस पे बोला है, मैं फिर से इस बात को रख रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि न्यूट्रल हिस्ट्री ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है।
तो जो विजेता होता है हिस्ट्री वही लिखता है। सर मेरा सवाल दोनों साइड से है, मतलब मेरा अपना खुद का सवाल है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एग्जाम कोई फाइट नहीं करने वाला हूँ, तो नंबर कौन सी हिस्ट्री पढ़ के ज़्यादा अच्छे आएंगे तो वो मुझे नहीं पता है, वो आप स्टूडेंट्स को बताते होंगे। मैं अपने स्वार्थ के हिसाब से पूछ रहा हूँ, अगर मुझे हिस्ट्री समझनी है, पढ़नी है, तो मैं क्या शॉर्ट में क्या ऐसा पढूं जिससे मुझे, क्योंकि इतिहास पढ़ के भविष्य को बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास पढ़ के भविष्य को बना सकते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें एक रामचंद्र गुहा की आपने एक किताब लिखी थी। हाँ, हाँ। मुझे सर पता नहीं कि वो मेरे लिए सूटेबल है या आपने प्रतियोगी उनके हिसाब से बोली थी। नहीं नहीं, आप आपके प्लीज लिए मार्गदर्शन भी करें। आपके लिए भी सूटेबल है। Right. और आप एक काम करिए, बहुत सिंपल सी बात है, हर विंग के कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो आप जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी मार्केट में बुक्स रोटेट होती रहती हैं, और जनरल बुक्स होती हैं जैसे रामचंद्र गुहा साहब के हैं, और अभी तो बड़ी सारी विजय सिंह जी ने किताबें लिखी, अभी तो बहुत सारी किताबें आ रही हैं इंडिया पे, वीडी सावरकर साहब की जीवनी आई है। तो मैंने ये कहा कि आप हिस्ट्री को पढ़िए। एक साधु की डिफिनेशन कबीर ने दी बड़ी प्यारी, उन्होंने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो वो जो सीखने वाली बात है ना, वो आप वहां से ले लो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ उस तरफ से किसी को दे। हेलो सर, मैं यश भाटिया आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग पूछते हैं। अरे हम यार उन ऐसा लोगों मत की- पूछो यार। इजी वाला। हम उन लोगों की बात करते हैं जो बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो बहुत नीचे स्तर पर रह जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो यूथ है वो बीच में ही रहने वाली है। तो उस बीच में रहने वाली यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो बीच में रह जा रहा है वो वही यूथ है जिसने सपने के साथ शक्ति अर्जित करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग हैं वो 24 घंटे मोटिवेशन ही सुनते रहते हैं। यार वॉशरूम में मोबाइल लेके लोग जा रहे हैं। अब मेरे एक दोस्त हैं, मैंने कहा तेरे हाथ से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भैया आप वॉशरूम में गए, आपने हाथ धुला तो मोबाइल आपने साबुन से धुला? बोले नहीं। अरे मैंने कहा तुम तो मैला खा रहे हो यार। अगर तुम वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हो और हाथ साबुन से धो रहे हो तो कम से कम मोबाइल भी तो साबुन से धुलो। तो जिस यूथ में ये कंडीशन पैदा हो जाए कि आप मोबाइल वॉशरूम में लेके जाएं, आप अपने मन की, कोई भी यूथ, कोई भी, मैंने एक एग्जाम्पल तुम मुझे दे दो पूरी हिस्ट्री में जहां आदमी ने संघर्ष किया हो डायरेक्शन के साथ और उसको कुछ मिला ना हो। सबको मिलता है, बस जो संघर्ष करते हैं बिना शक्ति के वो बेचारे। एक अगला सवाल, अगर एक और लास्ट सवाल, एक और यहाँ पे किसी को, इनको भाई लोग बहुत उत्साहित हैं पूछने के लिए, यहाँ दे दीजिए। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, प्लीज। प्रणाम सर। जी भैया प्रणाम। मैं प्रवीण सिंह। मैं आपसे सवाल ये है कि आपने 4S के बारे में बात की, संगीत या फिर साहित्य। सद्गुरु। हाँ, उसमें आपने साहित्य की बात की। साहित्य, हर व्यक्ति उससे एक्सपोज नहीं है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, वो उस चीज़ से एक्सपोज नहीं है, चाहे वो गरीबी के कारण या फिर इन्वायरमेंट वैसा ना हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब ऐसा व्यक्ति साहित्य से एक्सपोज नहीं है, आपने कहा कि डिप्रेशन को अगर जो डील करना है तो आप मेंटल हेल्थ से डील करना है तो आप साहित्य पढ़िए। अब वो व्यक्ति जो साइंस में है, जो कुछ और पढ़ रहा है, जिसको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, तो फिर वो क्या करे? क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया से एक्सपोज है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज है आसपास के, और वो उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा कर रही है। आप चाहे आप वो एक्सेप्ट करें या ना करें। नहीं एकदम करेंगे, एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो चीज़ हो रही है और अब परिस्थिति भी वैसी नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि कैसे डील करे जो साइंस में है, जो साहित्य नहीं पढ़ रहा है, जिसके ऐसी एनवायरनमेंट ही नहीं है। भैया इस देश में चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, इस देश के बाहर आज जापान जो है इतना बड़ा टेक्निकल पावर है, उसके पास एक वर्ग है सैमुराई। उसका तुम आज फोटो जाके डाल के देखना यूट्यूब पे, आधा फेस बुद्ध का, आधा फेस अर्जुन का। वायलेंस इन साइलेंस। जिसका मन शांत है वही बड़े बड़े संघर्ष कर सकता है। ये सूत्र है, न्यूटन्स 4th लॉ। वो बता नहीं पाया, हमसे कहा अवध भाई, हमने कहा हम बता देंगे, टेंशन मत लो। तो जब तुमने इतने बड़े बड़े खेल रच रखे हैं कि महाभारत में खड़े हो और फिर तुम कहोगे कि साहब भीष्म पितामह खड़े, कर्ण खड़े, तो कृष्ण को लगा कि यार उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा भैया तू चला, तू लड़, मैच फिक्स है, मैं देखूंगा, टेंशन काहे ले रहा है।
आप अपनी टर्न, मैंने कितनी सारी बातें की, मैंने हरिहर का कॉन्सेप्ट की बात की, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की, ध्यान की बात की, सूर्य नमस्कार की बात की। मैं लास्ट एक बात आपसे फिर कह रहा हूं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, प्लीज तपस्या करिए, अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए, यही जीवन का सूत्र बनाइए। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर, बहुत बहुत धन्यवाद लिटचॉक।